हेलो एवरीवन। वर्ल्ड वार टू ग्लोबल लेवल की एक ऐसी घटना थी जिससे यूरोप समेत सारे कंट्रीज की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्कैटर्ड हो गई थी। उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस मीट किया जिसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड एंड एसोसिएट नेशंस था। इस ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर सिस्टम को ही ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कहते हैं। इस मीटिंग में सारे कंट्रीज ने मिलकर 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की ताकि उनके इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके और यूरोप के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बेस को रिकंस्ट्रक्ट और रिबिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल एड की व्यवस्था हो जाए। ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए रेगुलेटिव फ्रेमवर्क तैयार करती है, लेकिन 1960 तक तो इन्होंने अच्छा काम किया। इसके अच्छा काम करने का मुख्य कारण इसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, जिसमें सारे मेंबर्स कंट्रीज के करेंसी को US डॉलर में वैल्यूड किया जाता था और US डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स किया गया तथा USA ने सारे कंट्रीज को प्रॉमिस किया कि उनके US डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करेगी। वो जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनके US डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करेगी $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के रेट से। लेकिन ब्रिटेन वुड्स सिस्टम तब कोलैप्स कर गया जब 1971 में उस समय के USA के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका US डॉलर को गोल्ड में एक्सचेंज नहीं करेगी। इसका मेन रीजन USA के गोल्ड रिजर्व में आई भारी गिरावट थी। 1945 में यूनाइटेड स्टेट के पास $25 बिलियन गोल्ड रिजर्व थी, जो कि 1970 तक आते आते मात्र $10 बिलियन ही बची और इस ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स करने के साथ ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अब हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फंक्शन को समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1947 में फंक्शन करना स्टार्ट करती है। इसका प्रमुख कार्य मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। IMF के सारे मेंबर्स कंट्रीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए एग्रीड हुए, जिसमें एक कंट्री के करेंसी को दूसरे के करेंसी के साथ वैल्यूड किया जाता था। एक स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, पर 1971 में USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा US डॉलर को गोल्ड रेट के साथ एक्सचेंज के मनाही के बाद ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसके साथ ही IMF के रोल में भी कुछ बदलाव आया। मॉनेटरी स्टेबिलिटी में भी कुछ बदलाव आया गया, जैसे कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी के प्रमोशन के साथ साथ IMF फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती थी। पर डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाने वाले लोन में एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट भी है जो IMF के साथ जुड़ा हुआ है। IMF डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने के साथ एक कंडीशंस अप्लाइड करती है, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज करना होगा और साथ ही ट्रेड रिलेटेड पाबंदी को डीरेगुलेट करना होगा। अब हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के दूसरे प्रोडक्ट IBRD को देखते हैं। IBRD का स्टेब्लिशमेंट 1944 में किया गया। IBRD जो है, IBRD के साथ अगर हम उसके कंसेशनल लैंडिंग आर्म IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कलेक्टिवली देखें तो वो वर्ल्ड बैंक कहलाती है, जो कि 1946 में शुरू होती है। इसको हम समझते हैं। इसका इनिशियल टास्क, वर्ल्ड बैंक का इनिशियल टास्क वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप के स्कैटर्ड इकोनॉमीज को लोन प्रोवाइड कराना था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के कारण यूरोप का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। वर्ल्ड बैंक इस कंट्रीज के इकोनॉमी के रिकंस्ट्रक्शन और रिबिल्डिंग के लिए फाइनेंशियल एड लोन के रूप में देती थी। 1960s के अंत तक तो यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट और बिल्ड हो चुकी थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने अपना ध्यान धीरे धीरे 50 और 60s के दौर में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के इकोनॉमी की तरफ देना शुरू करती है।
बैंक ने इन कंट्रीज को लोन के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस और एडवाइस भी ऑफर किया। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक इन कंट्रीज को इन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी फाइनेंस करना शुरू किया। 1950s में वर्ल्ड बैंक को असिस्ट करने के लिए 4 स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया। फर्स्ट था IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसको 1956 में शुरू किया गया। यह डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने वाले प्राइवेट डेवलपर्स को लोन ऑफर करती है। दूसरा है हमारा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960s में ऑपरेशन में आती है। ये वर्ल्ड बैंक के पूरेस्ट कंट्रीज को लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफर करती है। थर्ड वन हमारा है वो है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन 1966 में ऑपरेशन में आती है, जिसका काम इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाना, मतलब कि मीडिएट करना है। फोर्थ है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। 1988 में इसका शुरुआत किया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है तो उसके इन्वेस्टमेंट के रिस्क में यह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को जो है वो इंश्योर करती है। एंड नाउ लिस्ट बट लास्ट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग समझते हैं। यह 1995 में फॉर्म किया जाता है, जो कि GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड का रिप्लेसमेंट है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, पर उस समय के US प्रेसिडेंट ट्रूमन के द्वारा US सीनेट में हवाना चार्टर को पास नहीं करने के कारण ITO के फाउंडिंग ट्रीटी हवाना चार्टर को सबमिट नहीं कर पाती है USA, जिससे कि GATT जो है एस्टेब्लिशमेंट में आता है। GATT एक टेम्पररी एग्रीमेंट था, ताकि उस समय ITO फॉर्म जब तक नहीं हो जाता है तब तक मल्टीलेटरल टैरिफ को रिड्यूस किया जा सके। GATT किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि एक एग्रीमेंट था। यह किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसीलिए इसे इसके जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उसको मेंबर्स नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता है। इसका मेन फोकस ट्रेड बैरियर को कम करना था। GATT मेंबर रेगुलरली मीट किया करते थे, जिसको कि हम लोग नेगोशिएटिंग ट्रेड राउंड्स कहते हैं। पर 1980s के दशक आते आते GATT में बहुत सारा प्रॉब्लम इमर्ज करके आता है। जैसे ट्रेडिंग बैरियर को कम रिड्यूस करने के साथ साथ इसका मुख्य कारण डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं होना है, जो कि बहुत ही वीक था। इस GATT का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत ही वीक था। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कमोडिटीज, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए जो ट्रेड सरप्लस था उसको इंक्लूड नहीं करना था। जैसे एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, और इसके साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड नहीं करने के कारण बहुत सारे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ड्रग्स के पेटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन सभी को प्रोड्यूस नहीं करने के कारण डेवलप्ड कंट्रीज भी काफी इससे नाराज थी। और इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1986 में न्यू ट्रेड राउंड नेगोशिएशन स्टार्ट होता है, जिसको उरुग्वे राउंड कहते हैं। और इसी उरुग्वे राउंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है। और अंत में 1995 में 128 कंट्रीज के द्वारा उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया जाता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।